हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान भारत में किसानों ने बहुत से आंदोलन किए। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ी शासन भारत में था, उस समय किसानों की स्थितियां अच्छी नहीं थीं, क्योंकि अंग्रेज़ अपने स्वार्थवश ऐसी आर्थिक नीतियां बनाते थे जिससे हर एक वर्ग का शोषण करते थे। और आज़ादी के पहले भारत की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत गाँव में रहता था, किसानी करता था, एग्रीकल्चर करता था। इसीलिए सरकार एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाती थी और वो टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। उसकी वसूली भी बहुत कड़ाई से की जाती थी। कृषि से संबंधित नीतियाँ शोषणकारी थीं। इन वजहों से कृषकों की स्थिति बहुत ख़राब होती गई और वो लोन यानी कर्ज के दुष्चक्र में भी फंसते चले गए। जमींदारों, सरकार, साहूकारों इत्यादि के चंगुल में फंस करके किसान की स्थिति बहुत बदहाल होती रही और समय समय पर किसान के तमाम नेतृत्वकर्ताओं ने आंदोलन किए और अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि भारत की धरती पर अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान प्रमुख कौन से किसान आंदोलन थे और उनके पीछे क्या वजहें थी, उनके क्या परिणाम हुए और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इन आंदोलन का नेतृत्व किया। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख किसान आंदोलन कौन से थे और किसान सभाएं क्या थी, कौन कौन सी किसान सभाएं बनी। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है जो ईयर से रिलेटेड हो, यानी डायरेक्ट ही आपसे पूछ दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको 1917 जवाब देना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है किसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, या मोपला विद्रोह, या किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगली चीज़ जो इससे रिलेटेड आती है वो ये आंदोलन कहाँ पे हुए थे, जैसे पाबना विद्रोह, पाबना किसान आंदोलन किस जगह से संबंधित है, किस प्रदेश से संबंधित है, या एका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, अवध, क्या चीज़ उत्तर देंगे आप। बरदौली सत्याग्रह, बिजौलिया आंदोलन, यानी कि आंदोलन किस स्थान पर हुए हैं, उन जगहों का नाम आपसे पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आंदोलन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो रिलेटेड हैं इन आंदोलनों से। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक किस आंदोलन से संबंधित था, इसको किसने लिखा। तो नील दर्पण नील आंदोलन से रिलेटेड था, ये नाटक था और इसको किसने लिखा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत से आंदोलन हुए हैं, काफ़ी लंबी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन इसको कई टुकड़ों में हम तोड़ेंगे और पहली क्लास में हमारा टारगेट होगा कि हम एक ही क्लास में आपको सभी आंदोलन के नाम और वो कहाँ पे हुए थे उसको दर्शाएंगे और किसान सभाओं के विषय में जानेंगे। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे एक एक आंदोलन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको किसान आंदोलन से क्वेश्चन दिया जा सकता है। और वर्ष 2020-21 में किसानों को लेकर के बहुत मूवमेंट्स हुए हैं, अनेक प्रकार के नए नियम लाए गए हैं, नए एक्ट पास किए गए हैं। इस वजह से किसान आंदोलन करंट में है, चर्चा में है, तो आपको ये चीज़ें जाननी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रमुख किसान आंदोलन कौन से थे और किन स्थानों पर हुए। तो इसको हम एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आज़ादी के पहले का एक इंडिया का मैप यहाँ पर ड्रा कर लें, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। और इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत बड़े मैप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही मैप से आपका काम चल सकता है। ये भारत का प्रायद्वीपीय मैप है और हम सबसे पहले शुरू करेंगे बंगाल, क्योंकि बंगाल से ही अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ और सबसे पहले जो आर्थिक नीतियाँ थी, जो लगान वसूलने के नियम कायदे थे, वो बंगाल में ही अंग्रेज़ों ने बनाए और सबसे पहले बंगाल में ही तमाम प्रकार के आंदोलन उठना शुरू हो गए। तो बंगाल में आपको जो पढ़ना है वो 3 आंदोलन प्रमुख रूप से, वैसे तो बहुत छिटपुट आंदोलन हुए होंगे, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में 3 आंदोलन का नाम ज़्यादा व्यापक रूप से लिया जाता है और उन 3 आंदोलन को हम देखेंगे। तो ये लोकेशन है आपकी बंगाल, उस समय का ये बंगाल है। बंगाल में आपको 3 आंदोलन पढ़ने हैं। सबसे पहले है नील आंदोलन। नील आंदोलन
नील आंदोलन 1859 में हुआ, 1859 और 60 में नील आंदोलन हुआ। इसके बाद एक दूसरा जो सबसे फेमस बंगाल का रहा वो है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, या आप इसे पाबना किसान आंदोलन लिखें। और ये 1873 से 76 के बीच में ये आंदोलन हुआ। तो दो आंदोलन है, नील आंदोलन 1859, नील दर्पण जो नाटक है वो इसी नील आंदोलन से रिलेटेड है। हम इसको सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इन सभी आंदोलन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ आपको आंदोलन बताएंगे किस जगह से रिलेटेड है, और इसको इसी तरह आप मैप पे ड्रा करेंगे ताकि इसकी एक इमेज आपके दिमाग में बने और कभी आप भूलें नहीं। बंगाल से 3 आंदोलन, पहला नील आंदोलन 1859-60 में, दूसरा है पाबना किसान आंदोलन 1873 से 76 के बीच में, और तीसरा आज़ादी के बिल्कुल पहले। अगर आप गौर करेंगे तो 1930 के बाद में किसानों ने बहुत आंदोलन किए हैं और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए हैं, और इसीलिए आज़ादी के बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो सरकार ने सबसे पहला काम किसानों से ही रिलेटेड किया था। भूमि सुधार कानून लेकर के आए थे, जमींदारी उन्मूलन के कानून लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें किसान बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे। और क्यों ना करें, भारत की ज़्यादातर जनसंख्या खेती किसानी से ही जुड़ी हुई थी। आज भी बहुत से लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, तो किसानों से संबंधित कोई भी एक्ट या कोई भी मुद्दा आएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित होती है देश की, इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो आज़ादी के जस्ट पहले 1946 से लेकर 1950 के बीच में एक आंदोलन हुआ जो त्रिपुरा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका ज़्यादा व्यापक रूप जो देखने को मिला वो बंगाल में देखने को मिला, इसलिए इसको हम बंगाल में नोट करेंगे, और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम त्रिपुरा की बात भी उसमें करेंगे। तो उस आंदोलन का नाम था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन, तेभागा का मतलब है 3 भाग होना। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप गांव से या खेती किसानी से कुछ भी रिलेटेड होंगे तो आप जानते हैं एक सिस्टम चलता है बटाईदारी। बटाईदारी में क्या होता है कि जो खेत का मालिक होता है वो खेती नहीं करता है, वो अपने खेत को किसी दूसरे किसान को दे देता है, उसको कहते हैं बटाईदार। और वो किसान उस खेत में फसल बोता है, और जब फसल उत्पन्न होती है तो 50-50 बांट लेते हैं, यानी आधा मालिक का हो जाता है और आधा किसान का हो जाता है, 1/2। तो ये बटाईदारी सिस्टम आज भी जो है देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में बटाई का जो प्रतिशत है वो अलग अलग हो सकता है, कहीं 1/2 है, कहीं अलग अलग जैसा तय हो जाए। उस समय भी 1/2 हुआ करता था बंगाल के क्षेत्र में। तो उस समय एक आयोग आया था, उसने सिफारिश की थी तो किसान को ज़्यादा मिलना चाहिए, किसान को 3 भाग मिलना, 2/3 मिलना चाहिए, यानी 3 भाग किसान को मिलना चाहिए और 1 भाग 1/3 हिस्सा मालिक को मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ज़्यादा मेहनत करता है। तो ऐसी सिफारिश थी, फिर इसको बलपूर्वक लागू कराने का प्रयास किया गया था, और वही आंदोलन जो निकल के आया वो था तेभागा, यानी 3 भाग किसान को मिले, तेभागा आंदोलन। और ये आज़ादी के थोड़ा सा ही पहले 1946 से 1950 के मध्य में ये आंदोलन हुआ था। तो 3 आंदोलन हम बंगाल के क्षेत्र में देखते हैं, और बंगाल के पास में ही है बिहार, जो पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बिहार में भी आपको 2 आंदोलन प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बिहार में आपको 2 नाम याद रखने हैं, और एक तो सबसे फेमस है, क्योंकि महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए, आप कमेंट करके बताइए वो तारीख कौन सी थी, क्योंकि वो तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर वर्ष उस तारीख को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भारत वापस आए, यानी भारत के लिए वो कुछ करे आकर के, जैसे महात्मा गांधी वापस आए थे, तो उसी तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो बिहार में जब महात्मा गांधी वापस आए तो सबसे पहला उन्होंने जो यहाँ पर नेतृत्व किया किसी आंदोलन का, वो था बिहार में, और उसका नाम है चंपारण। गांधी जी का भारत में ये सबसे पहला सत्याग्रह था और सफल रहा। तो सफल सत्याग्रह गांधी जी का भारत में
सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और इसको भी हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, यहाँ भी चर्चा करेंगे संक्षिप्त में बाद में हम। तो बिहार के क्षेत्र में आपको पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी, चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी, वहाँ पे नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, और वो एक एग्रीमेंट करते थे कि 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और इससे किसान शुरुआत में तो मुनाफा कमाए, लेकिन जैसे जैसे कृत्रिम रंग बन गए और नील की मांग कम हो गई, तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट करवाया था अंग्रेज़ों ने, वो उस एग्रीमेंट से मुक्त करने के लिए अवैध वसूली करने लगे कि आपको अगर नील की खेती छोड़नी है, क्योंकि किसान छोड़ना चाहता था, अब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो नील की खेती अगर छोड़नी है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, अवैध वसूली कर रहे थे। तो फिर इसमें राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया, लखनऊ में मीटिंग की, और गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह किया, सफल रहा, और वो 3 कठिया पद्धति को ख़त्म कर दिया गया। डिटेल में हम इस पर एक क्लास भी कर चुके हैं। और दूसरा था एक आंदोलन, बिहार से रिलेटेड एक और आंदोलन है, बकास्त कृषक आंदोलन। बकास्त कृषक आंदोलन ये जो है 1938 से 47 के मध्य में रहा, बकास्त कृषक आंदोलन बिहार के क्षेत्र में। इसके बाद हम संयुक्त प्रांत, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से आप जानते हो, पहले ये अवध क्षेत्र के नाम से भी जाना गया, तो अवध कहा जाए या संयुक्त प्रांत कहा जाए या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, तो 2 आंदोलन आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से याद रखने हैं। ये आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी, या आप इसको लिखें संयुक्त प्रांत, पहले इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत हुआ करता था, या आप इसको लिखें अवध। अवध यानी 3 नामों से आपको पूछा जा सकता है, सब एक ही क्षेत्र में ये है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर आपको जो आंदोलन पढ़ने हैं उनमें सबसे प्रमुख एक आंदोलन है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, और ये 1918 से 20 में हुआ। 1918 से 20 के समय में अवध किसान आंदोलन। और दूसरा एक आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ वो है एका आंदोलन। एका आंदोलन, और एका आंदोलन जो है वो 1921 और 22 में, 1921-22 में एका आंदोलन। उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में आपको 2 आंदोलन दिखाई पड़ते हैं, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन। और ये जो बेल्ट है, उत्तर की तरफ की जो बेल्ट है, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, राजस्थान, इधर जो है कृषक आंदोलन बहुत तीव्र हुए, बहुत ज़्यादा कृषकों ने आंदोलन किए हैं। तो 2 आंदोलन आपको संयुक्त प्रांत के क्षेत्र से याद रखने हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका राजस्थान आ जाता है। तो राजस्थान में एक आंदोलन जो आपको सबसे प्रमुख याद रखना है, उसी को पढ़ना है। राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन। राजस्थान में हम पढ़ेंगे बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन 1913 में हुआ। 1913 बिजौलिया आंदोलन, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप प्रदेश का नाम लिखते चलें। इसके बाद आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र 2 क्षेत्र हैं। तो गुजरात के क्षेत्र में बहुत फेमस 2, आपने दोनों के विषय में पढ़ भी रखा होगा, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज में पीछे भी पढ़ाया था, जब गांधी जी के आंदोलन वगैरह पढ़ रहे थे हम नेशनल मूवमेंट्स में। तो उसमें आपने एक खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा था, और खेड़ा सत्याग्रह के बाद में एक बरदौली सत्याग्रह पढ़ाया था। तो खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह ये दोनों जो है गुजरात के क्षेत्र से संबंधित है और किसानों की समस्या से ही रिलेटेड हैं। तो अगला जो स्टेट हम लेंगे वो है गुजरात। गुजरात, ये गुजरात है, और गुजरात में जो आपको पढ़ना है वो 2 हैं।
एक तो आपको पढ़ना है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ और ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के बाद में किसानों से रिलेटेड उन्होंने एक और सत्याग्रह किया जो खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खेड़ा गुजरात में है और गुजरात के मिल मजदूरों का भी एक आंदोलन किया था, लेकिन वो मजदूरों से रिलेटेड था, इसीलिए हम किसान के संदर्भ में बात करेंगे कि चंपारण के बाद में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का एक और सफल सत्याग्रह था। और दूसरा जो है, इसी में आपको एक ये पढ़ना है गुजरात के संदर्भ में, और दूसरा आपको पढ़ना है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह। आपसे अब एक क्वेश्चन करेंगे, चूंकि ये पढ़ाया हुआ है 1928। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का आप नाम बताएं, उस नेता का नाम बताइए कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह किस स्टेट से रिलेटेड थे? ये गुजरात से रिलेटेड थे। और आप देखिए ये सब 1918, 1928, आप यहाँ भी देख रहे हैं 1913, 1921, 22, और यहाँ भी देखिए आप 1900 के बाद में, और ऊपर भी देखिए। यानी कि जैसे जैसे हम आज़ादी के निकट पहुँचे हैं वैसे वैसे किसानों ने भी बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं। और क्वेश्चन भी आपसे इस तरह से भी आ सकता है कि 1930 के बाद हुए आंदोलनों पर चर्चा कीजिए, या किसानों के आंदोलन का क्या स्वरूप रहा था। तो ये गुजरात से रिलेटेड है। यहाँ पे महाराष्ट्र भी पीछे नहीं था। महाराष्ट्र में भी कई आंदोलन हुए हैं। महाराष्ट्र में आपको जो पढ़ना है आंदोलन, महाराष्ट्र में आपका एक आंदोलन जो है सबसे पहले है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, दक्कन क्षेत्र आपको पता है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। दक्कन विद्रोह, और दक्कन विद्रोह जो हुआ वो हुआ 1875 में, दक्कन विद्रोह। और दूसरा था फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह, और ये है 1879 में। और तीसरा एक और जो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ उसको कहते हैं वर्ली विद्रोह। वर्ली विद्रोह या वर्ली आंदोलन। और वर्ली आंदोलन जो है 1945 में हुआ, आज़ादी के समय में, बम्बई। वर्ली विद्रोह बम्बई। तो दक्कन विद्रोह 1875, फड़के विद्रोह 1879, और वर्ली विद्रोह जो है वो 1945 में हुआ जा करके, आज़ादी के बिल्कुल निकट में। आपको इनको अलग मार्क करके रखना है कि कौन कौन से बिल्कुल आज़ादी के निकट में हुए हैं। इसी से पता चलता है कि उस समय किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं भी थी और किसान उठ खड़े हुए थे। इसीलिए आज़ादी के बाद में सबसे पहला एक्शन किसानों से रिलेटेड भी हुआ, और भारत के संविधान में पहला संशोधन भी इसी से रिलेटेड हुआ, जमींदारी उन्मूलन के संदर्भ में। तो ये गुजरात है। अब यहाँ पर आपको एक तेलंगाना स्टेट जो नया बन गया है, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना किसान आंदोलन। तो यहाँ पर आपकी स्टेट है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना आप लिखेंगे। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ही तेलंगाना पहले शामिल था, तो शुरुआत में इसको आंध्र प्रदेश से कहते थे, अब इसे तेलंगाना चूँकि अलग स्टेट बन गया है तो वहाँ से रिलेटेड करके लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ? तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना किसान आंदोलन। और ये भी देखिए 1946 से 51 के मध्य में, ये भी आज़ादी के बाद तक चलता रहा। और फिर जो है यहाँ पे केरल स्टेट में दो आंदोलन आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो जानने हैं। केरल, एक तो आपने बहुत नाम सुना होगा, केरल में मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह। और ये जो है 2 राउंड में हुआ। पहली बार इसको दबा दिया गया था। देखिए 1836 से शुरू हुआ और 54 तक चला। यहाँ पे इसको एक बार दबा दिया गया और उसके बाद में ये 1921 में फिर से जो है इसने जोर पकड़ा और फिर ये बहुत ज़्यादा संघर्ष के रूप में दिखाई पड़ा।
मोपला विद्रोह। मोपला किसान जो हुआ करते थे वो अरब क्षेत्र से आए हुए मुसलमान हुआ करते थे, जो ज़्यादातर किसान थे और या तो बंधुआ किसान हुआ करते थे। यहाँ पे जमींदार जो थे वो केरल के क्षेत्र में वो यहाँ के हिंदू जमींदार थे और किसान जो है ज़्यादातर मुसलमान थे। शुरुआत में तो ये किसानी की समस्या को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुए फर्स्ट राउंड में, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसको सांप्रदायिक रंग में रंग दिया और हिंदुओं को भड़काया, जिससे बाद में इसने एक सांप्रदायिक रूप भी ले लिया था, हिंदू मुस्लिम। तो केरल में मोपला विद्रोह एक फेमस किसानों का विद्रोह है, मोपला किसान विद्रोह। मोपला वहाँ के किसान थे, ये अरब से आए हुए मुस्लिम किसान थे जो यहीं पर रह गए थे, बसते थे। तो ये 2 राउंड में हुआ है। और इसके बाद में एक और जो 1946 में हुआ वो भी यहीं केरल से रिलेटेड है, वो है पुन्नपा वायलार, पुन्नप्रा एवं वायलार विद्रोह 1946। तो इतने आंदोलन आपके दिमाग में होने चाहिए, ये इमेज आंखें बंद करिए और आपके मस्तिष्क में आ जानी चाहिए कि जैसे ही आप बंगाल क्षेत्र को सोचें आपके मस्तिष्क में वैसे 3 नाम इस तरह से आपको दिखने चाहिए: नील आंदोलन, पाबना किसान विद्रोह, तेभागा आंदोलन। वर्ष पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, जब हम पढ़ाएंगे इनको डिटेल में तो आपको बताएंगे कि कौन से ईयर पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो वर्ष पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध है। जैसे मान लिया बिहार है, चंपारण सत्याग्रह 1917 पूछा जाता है, क्योंकि एक बहुत फेमस एक टर्निंग पॉइंट है किसानों के लिए। हर एक वर्ष नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ आपको ज़रूर याद रखने हैं, और जब आप कई बार पढ़ोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब सिस्टमेटिक याद ही हो जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, आसपास की घटनाएँ हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि जब ये मोपला किसान विद्रोह, तो ये दोबारा 1921 में क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ ही मोपला आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ था। तो ऐसे जब चीज़ों को रिलेट कर लेंगे तो वर्ष अपने आप याद हो जाएगा। 1921 जो है खिलाफत आंदोलन के साथ में ही मोपला विद्रोह मर्ज हो गया था। तो ये मोपला किसान विद्रोह है। बंगाल के क्षेत्र में नील आंदोलन, पाबना किसान विद्रोह और तेभागा आंदोलन, 3 आपको याद रखने हैं। तेभागा का संबंध जो है वो त्रिपुरा से भी है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, और बकास्त कृषक आंदोलन, ये 2 आंदोलन बिहार के क्षेत्र से आपको याद रखने हैं। संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में या आज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको एका आंदोलन और अवध किसान आंदोलन, 2 नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान से बिजौलिया, बिल्कुल रट लीजिए, बिजौलिया आंदोलन राजस्थान, और गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह। आपको कमेंट करके बताना है बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता का नाम। महाराष्ट्र में दक्कन, आप जानते हैं, दक्कन, फड़के और बरली। बरली मुंबई, बहुत सुनते होंगे आप मुंबई में बरली। तो बरली नाम आज भी आप जानते हैं, बरली, फड़के और दक्कन विद्रोह, ये तीनों महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। और मोपला को आप भूल ही नहीं सकते, मोपला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोपला किसान विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है, तो ये केरल, मालाबार, केरल का जो मालाबार क्षेत्र था, मालाबार तट ये कहलाता है, केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। आप कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं ज्योग्राफी में। तो मोपला किसान विद्रोह मालाबार तट से रिलेटेड है। और पुन्नप्रा एवं वायलार विद्रोह 1946। इस तरह से तेलंगाना जो अब अलग स्टेट है, पहले आंध्र प्रदेश से हुआ था, मिला हुआ, तो आंध्र प्रदेश में ही ये हुआ था आंदोलन, लेकिन अब इसको तेलंगाना में लिखेंगे आप। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 51 तक हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे वो ब्रिटिश शासनकाल रहा हो, और चाहे आप देख रहे हो कि आज़ादी के जस्ट निकट जब शासन खत्म होने वाला था, तब तक किसान आंदोलन बहुत तीव्र हो चुके थे। तो किसानों की समस्याएं भी आपको समझनी होंगी कि उस समय किसानों की समस्याएं क्या रही थी। तो उसमें अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियां थी वो किसानों के हित में नहीं थी, चाहे वो लगान वसूलने की नीतियां हो, स्थायी बंदोबस्त आपसे है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। तो ये सभी किसानों का शोषण करती थी। इनकी वजह से क्या होता था, किसान कर्ज के जाल में फंस जाता था, साहूकार के पास जाता था, उनसे कर्जा लेता था, या जमींदार ही पैसा देते थे। तमाम प्रथाएं प्रचलित हो गई थी, ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, हर प्रकार से किसान की फसल जो है वो ज़्यादातर टैक्स चुकाने में ही चली जाती थी। ऊपर से प्रकृति की मार भी थी। और जैसे जैसे
औद्योगिकीकरण यूरोप में बढ़ा तो वहाँ से सामान आकर के यहाँ पटने लगा। तो वो किसान जो उद्योगों से जुड़े हुए थे, जैसे कि कपास पैदा किया, उससे कपड़े बनाए, यानी कि वो सभी इंडस्ट्री जो कृषि से जुड़ी हुई थी, कपड़ा उद्योग है, जूट, बांस इत्यादि सब कुछ उद्योग थे, हथकरघा उद्योग है, हस्त वगैरह से जो चीज़ें बनती थी, तो वो सब भी ढहते चले गए, उन सब का भी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के चारों तरफ से किसान का ही नुकसान हुआ। और इसी वजह से समय समय पर हर एक आंदोलन के अपने अलग अलग कारण थे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबके अलग अलग नेता हैं जो इन्होंने इसका नेतृत्व किया और बखूबी किया। बहुत से इसमें सफल आंदोलन भी हैं, जैसे नील आंदोलन है, चाहे पाबना विद्रोह ले, चाहे चंपारण ले, खेड़ा हो, बरदौली हो, सब सफल आंदोलन की गिनती में गिने जाते हैं। और आज की स्थिति से अगर देखें तो किसान ना तब सुखी था और ना आज है। हमेशा किसान और सरकार के बीच में संघर्ष जारी रहे हैं और जारी रहेंगे जब तक किसानों की स्थिति को ईमानदारी से सुलझाया नहीं जाएगा। आज हम देखें तो किसान सड़कों पर हैं, किसानों की तमाम समस्याएं हैं। तो इस वजह से आपकी परीक्षाओं में किसानों के आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, मेंस में भी और प्री के दृष्टिकोण से भी। तो इसीलिए इस क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि किसानों से संबंधित कुछ सभाएं थीं, उनको भी हम यहीं पे लिस्ट आउट कर लें, फिर हम एक एक आंदोलन को अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। तो किसान सभाएं, किसान सभाएं देखिए, पहली किसान सभा है उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र मदन मोहन मालवीय, इन सब लोगों के द्वारा। तो इसमें चार नाम आपको याद रखने हैं। कौन है? गौरी शंकर मिश्र। नाम आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इनके नाम आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, चार लोगों के नाम इसमें आपको याद रखने हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई किसान सभा थी, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918। इसके बाद एक दूसरी सभा का नाम आपको जो याद रखना है, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920। 1920। और इसमें जो है बाबा रामचंद्र, एक ही नाम आपको याद रखना है, बाबा रामचंद्र, इन्होंने इसका स्थापना की थी 1920 में और उत्तर प्रदेश में ही। अवध क्षेत्र भी यूपी में ही है, तो इसको भी आप यूपी लिख लें, ये भी यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से ही। अवध और उत्तर प्रदेश दो हैं किसान। और फिर इसके बाद जो अगला नंबर आपको तीसरी किसान सभा, 4-5 बस आपको याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं। आंध्र प्रांतीय, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा। रैयत भी किसान को ही कहा जाता है, रैयत वाड़ी आपने पढ़ा होगा, रैयत सभा। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, ये 1928 में ये सभा बनाई गई थी आंध्र प्रदेश में। 1928 कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसमें जो इसके संस्थापक थे उनका नाम है एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। आप कमेंट करके बताएं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस सत्याग्रह का विरोध किस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम कमेंट करके आप बताएं। तो यहाँ पे आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के संस्थापक थे एन.जी. रंगा। और अगली जो सभा है 4 नंबर पे, वो आपको याद रखनी है, ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा 1929, और ये है बिहार में, ये बिहार में गठित की गई 1929 में। और इसमें नाम जो याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद,
स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने ये सभा स्थापित की थी। स्वामी सहजानंद ने एक और सभा स्थापित की थी, अखिल भारतीय किसान सभा, उसको भी अभी हम नोट करेंगे। 6 आपको बस याद रखनी है, तो एक 5वीं आप नोट करें, कृषक प्रजा पार्टी। ये एक प्रकार से पार्टी थी, लेकिन ये भी किसान से संबंधित है, पूछी जाती है आपसे। ये भी 1929 में है और ये बंगाल से रिलेटेड है। और इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम है फजलुल हक, फजलुल हक, अकरम खान, अब्दुल रहमान, ये 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है इस सभा की स्थापना में। और छठी एक और सभा आपको याद रखनी है जो स्वामी सहजानंद ने ही स्थापित की थी, अखिल भारतीय, ये भी लखनऊ में स्थापित की गई थी। इसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। ये 1936 में लखनऊ में स्थापित की गई थी, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी। और इसको भी स्वामी सहजानंद ने स्थापित किया था, वही जो ये बिहार किसान सभा वाले थे, स्वामी सहजानंद। तो इस प्रकार से ये 6 किसान सभाओं के नाम आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, अवध प्रांतीय रैयत सभा NG रंगा, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद, और स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में भी स्थापित की थी। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, अकरम खान, अब्दुल रहमान। तो ये कुछ आपको मैचिंग के लिए दिए जा सकते हैं, या सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस किसान सभा का किसने गठन किया था, और ये आपके कौन कौन से किसानों के प्रमुख आंदोलन थे। तो प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में जो हम पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे वो प्री और मेंस दोनों के लिए होगा, जिसमें हम नील आंदोलन से शुरू करेंगे और इन सब को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आंदोलन कैसे कैसे हुए, क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, किन नेताओं ने इनका नेतृत्व किया। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।